Polarization of dielectrics. We have already discussed it partly कि पोलर और नॉन पोलर दो तरह के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो सकते हैं एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम, पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. जस्ट फॉर रिवीजन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या डिफरेंस है? पोलर डाइलेक्ट्रिक के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका डाइपोल मोमेंट होता है. ईच मॉलिक्यूल ऑफ पोलर मटेरियल हैज़ ए डाइपोल मोमेंट, बट कलेक्टिवली यानी कि एक अगर ऐसे एक पीस ले लें पोलर मटेरियल का तो उसका कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑल दोज मॉलिकुलर डाइपोल्स आर ओरिएंटेड इन रैंडम डायरेक्शंस. तो इसलिए उनका नेट डाइपोल मोमेंट ज़ीरो हो जाता है बिकॉज ऑफ रैंडम ओरिएंटेशंस. बट जब हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो ये सारे डाइपोल्स एक्सटर्नल फील्ड के अलॉन्ग अलाइन हो जाते हैं. इनका ओरिएंटेशन सबका एक तरफ हो जाता है और फिर हमें एक नेट डाइपोल मोमेंट मिलता है. ठीक है. नॉन पोलर होता है तो उसमें हर मॉलिक्यूल का अपना अपना डाइपोल मोमेंट नहीं है, पहले से कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से हर मॉलिक्यूल भी एक डाइपोल बन जाता है और फिर नेट डाइपोल मोमेंट हमें मिलता है. ठीक है. अब समझ में आया? पोलर के मॉलिक्यूल्स पहले से डाइपोल्स थे लेकिन पूरा एक बड़ा सा टुकड़ा ले लिया. बड़ा सा मीन्स एटम के कंपैरिजन में इतना बड़ा भी बहुत बड़ा ही होगा. तो क्या होगा? नेट डाइपोल मोमेंट नहीं मिलेगा ड्यू टू रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ दिस टाइनी डाइपोल्स. ठीक है. तो ये डिफरेंस है. तो पोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ कि एक जो बल्क पीस हमने लिया मटेरियल का, दैट बल्क पीस मस्ट हैव ए नेट डाइपोल मोमेंट. इट शुड exhibit the properties of a dipole. This is called polarization of dielectrics. और ये जो फील्ड होता है एक्सटर्नल फील्ड जिसकी वजह से पोलराइजेशन इंड्यूस होता है, दैट फील्ड इज नोन एज पोलराइजिंग फील्ड. ओके, समझ में आया? एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं. द एक्सटर्नल फील्ड विच causes the polarization is known as the polarizing field. ठीक है. और इधर क्या हुआ? डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया. ठीक है. तो यहाँ पर एक टर्म डिफाइन करते हैं, दैट टर्म इज नोन एज पोलराइजेशन. पोलराइजेशन एक फिनोमिनन तो है ही, इसी फिनोमिनन को बोलते हैं पोलराइजेशन कि मटेरियल में डाइपोल मोमेंट आ गया. बट एक क्वांटिटी भी है उसी नाम से, पोलराइजेशन नाम से. पोलराइजेशन इज डिफाइंड एज डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल. मटेरियल के यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट आया है. क्योंकि जैसे ये हमारा मटेरियल था, इसमें अगर हम एक छोटा वॉल्यूम कोई कंसिडर कर लें, मान लो कि ये वॉल्यूम हमने कंसिडर किया, इसका वॉल्यूम है dV. ठीक है. तो इसमें मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, मिलियंस ऑफ टाइनी डाइपोल्स होंगे. तो उन डाइपोल्स के डाइपोल मोमेंट जो एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए, उसकी वजह से इतने वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट होगा. ठीक है. कितना होगा? यूनिट वॉल्यूम में इतना है तो उस वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट होगा. मान लो P डैश है तो क्या होगा? P इंटू dV इतना होगा. यूनिट वॉल्यूम में डाइपोल मोमेंट है इतना, जिसको बोलते हैं पोलराइजेशन. पोलराइजेशन इंटू वॉल्यूम ऑफ दैट एलिमेंट विल गिव यू डाइपोल मोमेंट ऑफ दैट स्मॉल वॉल्यूम. तो पोलराइजेशन क्या है? डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. यूनिट वॉल्यूम का डाइपोल मोमेंट कितना है. फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि पोलराइजेशन कितना होगा, यानी कि मटेरियल में डाइपोल मोमेंट जो एग्जिबिट करेगा उस डाइपोल मोमेंट की स्ट्रेंथ क्या होगी, कितना डाइपोल मोमेंट आएगा. तो ऑब्वियसली ये डाइपोल मोमेंट इंड्यूस करने वाला जो फील्ड है, जिसको हम पोलराइजिंग फील्ड कह रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है. जितना स्ट्रॉन्ग पोलराइजिंग फील्ड होगा उतना ही ज़्यादा डाइपोल मोमेंट मिलेगा. कल हमने एक डेली लाइफ सिचुएशन से भी इसको कंपेयर किया था समझने के लिए कि रिसेस टाइम होता है, हर स्टूडेंट इधर उधर भाग रहा है, अपने बच्चे सब खेल रहे हैं. ठीक है. तो उनका अपना एक सर्टेन डायरेक्शन है. बट अगर हम एज ए ग्रुप छत से देखें कि सारे बच्चे किधर जा रहे हैं तो पता चलेगा कि किधर भी नहीं जा रहे हैं, सब इधर उधर भाग रहे हैं. देयर इज़ नो
नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स एज ए ग्रुप। बट जब पीटी टीचर विसल देते हैं या बेल बजती है स्कूल की तो उन्हें समझ में आ जाता है कि हमें किधर जाना है, वो सब एक डायरेक्शन में चलने लगते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो कितना डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा ये पोलराइजिंग फील्ड पर डिपेंड करता है। जैसे इस स्टूडेंट और पीटी टीचर वाला जो एग्जांपल है, इसमें इस बात पर डिपेंड करेगा कि बच्चे डरते हैं कि नहीं डरते हैं, पीटी टीचर से डरते हैं या नहीं डरते हैं। क्योंकि पोलराइज करने वाला जो कॉज है वो पीटी टीचर का विसल है। या चलो बच्चे टीचर से डरते हैं कि नहीं डरते, वो वाला रीज़न छोड़ दो, विसल सुनाई देगा कि नहीं सुनाई देगा उस पर डिपेंड करता है। मान लो अब सुनाई ही नहीं दिया, बहुत धीरे से बजाया, ठीक है, पीटी टीचर थके हुए थे, दौड़ के आए थे, विसल बजाया, आवाज़ ही नहीं निकली, तो जो कॉज था जिसकी वजह से सारे स्टूडेंट्स एक डायरेक्शन में पोलराइज होते थे वो कॉज इफ़ेक्टिव नहीं था। यानी पोलराइजिंग फील्ड अगर वीक है तो पोलराइजेशन भी कम होगा, यानी डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम कम होगा। जब स्ट्रॉन्ग पोलराइजिंग फील्ड होगा, इतनी ज़ोर से सीटी बजाई कि पूरा कान ही फट जाए। जैसे सुबह अलार्म बजता है ना ड्यूटी वालों के लिए 6:30 बजे, अगर वो सुनाई ही ना पड़े या नींद में है तो धीरे सुनाई दिया, ठीक है। तो जितना स्ट्रेंथ पोलराइजिंग फील्ड का होगा पोलराइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और भी होती है, जो मटेरियल के सराउंडिंग में टेम्परेचर है उसकी वजह से थर्मल मोशन भी होता है, जिसको थर्मल एजिटेशन भी बोला जाता है। तो वो क्या करता है, वो डिसऑर्डर फैलाता है, सिस्टम में डिसऑर्डर फैलाता है। ठीक है, जैसे विसल बजाई टीचर ने बच्चों को एक तरफ चलने के लिए, लेकिन उसी समय बारिश भी होने लग जाए, बारिश होने लग जाए तो क्या होगा कि वो जाना तो चाहते हैं एक सर्टेन डायरेक्शन में, लेकिन बारिश की वजह से वो ग्राउंड से होके नहीं जा सकते, या जा रहे हैं तो इधर उधर भाग रहे हैं। पहले पानी से बचो, बाद में विसल को देखा जाएगा। ठीक है, तो थर्मल एजिटेशन की वजह से डिस्टर्बेंस भी होता है, पोलराइजेशन में डिस्टर्बेंस भी होता है। तो फिर क्या होगा कि इन दोनों कॉज में से जो कॉज का इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा अल्टीमेटली वही हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो यानी कि पोलराइजिंग फील्ड की अगर हम स्ट्रेंथ बढ़ाएं तो पोलराइजेशन हमें ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ डिफरेंट मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। हर मटेरियल में एक बराबर इफेक्ट नहीं होगा, पोलराइजिंग फील्ड लगाने से पोलराइजेशन होगा, बट ये मटेरियल की प्रॉपर्टी पर भी डिपेंड करता है। छोटे बच्चे रहते हैं, एक बार विसल सुना तुरंत दौड़ पड़े। बड़े बच्चे जैसे तुम लोग 12th क्लास वाले हैं, बजाने दो सीटी, क्या है इनको, हम तो आराम से जाएंगे। तो इफ़ेक्ट तो होगा लेकिन कम होगा। तो डिफरेंट मटेरियल पर सेम पोलराइजिंग फील्ड का इफेक्ट डिफरेंट हो सकता है। इट मीन्स मटेरियल की प्रॉपर्टी पर भी डिपेंड करता है, नॉट ओनली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द पोलराइजिंग फील्ड बट द पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑल्सो। हर मटेरियल में एक बराबर पोलराइजेशन नहीं होगा, भले ही एक बराबर फील्ड हम अप्लाई करें। ठीक है, तो इट मीन्स अगर पोलराइजिंग फील्ड के स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, वेक्टर हमने लगाया है, इससे पता चलता है कि जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वही पोलराइजेशन का भी डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसे हम लोग जानते ही हैं बहुत पहले से, और जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिसके बारे में अभी बात हो रही थी वो कहलाती है ससेप्टिबिलिटी। ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी ये है, या डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी भी किसी किसी बुक में लिखा रहता है। तो ये वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिससे पता चलता है कि पोलराइजिंग फील्ड का कितना इफेक्ट होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा। अगर ससेप्टिबिलिटी हाई है तो इफेक्ट भी ज़्यादा होगा, ससेप्टिबिलिटी कम है तो इफेक्ट भी कम होगा। ठीक है, और ये तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। बाकी इस फार्मूला का डेरिवेशन हमें नहीं पढ़ना है कि परमिटिविटी यहाँ क्यों आया, क्या कर रहा है। हाँ, डायमेंशनली हम चेक करके देख सकते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस बोथ साइड करके हम चेक कर सकते हैं, तो उससे आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे परमिटिविटी यहाँ क्या कर रहा है, ये क्यों यहाँ आया। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे, परमिटिविटी का लिखेंगे, ठीक है, और पी का लिखेंगे। पी क्या था, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये था डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ससेप्टिबिलिटी का डायमेंशन फार्मूला अगर हमें निकालना है तो वो देखना पड़ेगा, हमें चेक अगर करना है तो जो लिस्ट है बुक में दी हुई वहाँ से चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमें बस मेन बात ये याद रखनी है, P इज़ प्रोपोर्शनल टू E। पोलराइजिंग फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ाओगे तो पोलराइजेशन बढ़ेगा।
ऐसा ही कुछ कुछ हमें पढ़ने को मिलेगा जब हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ख़त्म होने के बाद। वहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहलाता है। जैसे तुमने देखा होगा मैग्नेट में अगर एक सुई धागा सुना है, निडल, या कोई भी पतला आयरन का तार अगर लें, उसको हम मैग्नेट में चिपका के छोड़ दें एक दिन के लिए, तो उसमें भी कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। पता है कि नहीं, कभी ट्राई किया? तो जो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड था वो इस केस में मैग्नेटाइजिंग फील्ड का काम करता है। आयरन का जो टुकड़ा था, एक पतला वायर, उसमें कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं थी, बट हम उसे मैग्नेट से चिपका के रख देते हैं, तो मैग्नेट का मैग्नेटाइजिंग फील्ड उस आयरन वायर को मैग्नेटाइज कर देता है। ठीक है, तो इनफैक्ट वहाँ पर भी जैसे हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, वहाँ पर होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यहाँ पर होता है, यहाँ हमने कहा पोलराइजेशन, वहाँ उसी चीज़ को कहा जाता है मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे तो ये सिमिलरिटी भी डिस्कस करेंगे आगे। तो ऐसा ही कुछ कुछ वहाँ भी देखने को मिलेगा। वहाँ पर ऐसी एक क्वांटिटी होती है जो मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएटेड है, तो उसको कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये वहाँ काम आएगा। कल वाला तो याद नहीं है, 4 महीने बाद कहाँ से याद रहेगा, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक, अब पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक जो हमारा डिस्कशन है उसको हम यहाँ पे पॉज करेंगे, फिर आगे जब हम कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस में फिर से इसका इंट्रोडक्शन आएगा। तो ये यहाँ तक तुम्हें याद रहना चाहिए, तभी आगे की बात समझ में आएगी कि कैपेसिटेंस में इसका क्या रोल होगा। अब हम बढ़ जाते हैं कैपेसिटेंस की तरफ, इसको यहीं पर पॉज कर देते हैं पोलराइजेशन वाली थ्योरी को।